बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वासवा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आलमी अदालत इंसाफ का फैसला आपने सुन लिया। 3 बजे पाकिस्तान टाइम अदालत बैठी थी और उसने फैसला सुनाया। इस फैसले के हवाले से ज़ाहिर है कि फैसला जो था वो कुलभूषण की फांसी की सज़ा जो पाकिस्तान की अदालत ने दी थी उसको हुक्म इम्तना मिला है, उसको रोका गया है आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से। और ये अबूरी फैसला है, ये अभी हतमी फैसला नहीं है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि अभी आगे जाके इसके ऊपर जो प्रोसीडिंग्स हैं वो देखने की जरूरत है कि कहां तक वो जाएंगी। इसका जो थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको हम बता दें कि जो 10 मई को जो इस महीने की है उसमें जो कुलभूषण यादव है उनके सजाए मौत के फैसले को हिंदुस्तान ने चैलेंज किया और उसको आलमी अदालत इंसाफ के पास ये मामला हिंदुस्तान ले गया 15 मई को। और ये इल्जाम आयद किया पाकिस्तान के ऊपर कि वो वियना कन्वेंशन जो है उसकी पाकिस्तान खिलाफ वर्जी कर रहा है। 15 मई को दरखास्त पर पहली समाअत के दौरान भारत ने आलमी अदालत इंसाफ से अपील की कि पाकिस्तान की कुलभूषण यादव की जो सजा है, सजाए मौत, उसको मुअत्तल करने की हिदायत की जाए क्योंकि इस फैसले से कुलभूषण के बुनियादी हुकूक मजरू होते हैं। वो जो भारतीय जासूस है उसके बारे में कहा जा रहा है। अपने दलाइल के दौरान भारतीय वकला की जो टीम के सरबराह हरीश साल्वे थे उन्होंने तवज्जो पाकिस्तान की कुलभूषण यादव की जो काउंसलर रसाई है उस तक पहुंचाई और उस पर मरकूज रखी। इसी एक नुक्ते के ऊपर उन्होंने डिबेट की। साल्वे ने यह कहा कि मौजूदा सूरत-ए-हाल इंतहाई संगीन और हंगामी है। भारत पाकिस्तान को मार्च 2016 से अब तक मुतअद्दिद मर्तबा कुलभूषण यादव तक काउंसलर रसाई की जो मुमानियत दरखास्त है उसको मुस्तरद कर चुका है और वो बार बार एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन एक्सेस नहीं मिल रही। पाकिस्तानी वकला की जो टीम थी उसने दलाइल दी और कुलभूषण का केस आलमी अदालत इंसाफ के दायरा कार में नहीं आता, इस एक पॉइंट के ऊपर उन्होंने बहस की और कहा कि इसलिए यहाँ केस यहाँ नहीं चलाया जा सकता, इसलिए इसको यहां पे मुस्तरद किया जाए। यानी ये दायरे इख्तियार में ही नहीं है। यही वो एक पॉइंट था जिसके ऊपर बार बार बहस होती रही। अब जो फैसला किया है आज आलमी अदालत इंसाफ ने वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के वकला के जो जब ये फैसला हुआ तो उसको उन्होंने महफूज किया 15 मई को और जो उन्होंने सुनी या सुनवाई की उसमें 18 मई को आलमी अदालत इंसाफ ने पाकिस्तान का जो एतराज था उसको मुस्तरद करते हुए आज के दिन में इस फांसी को रोक दिया। अब जो जज थे रोनी इब्राहिम उन्होंने कहा कि आर्टिकल 1 के तहत अदालत के पास वियना कन्वेंशन की तशरीह में तफरीक पर फैसला देने और इस केस को सुनने का इख्तियार है। अदालत ने भारत की दरखास्त मंजूर करते हुए कहा कि पाकिस्तान को कुलभूषण यादव तक काउंसलर रसाई जो है वो दी जाए। अब इसी में आगे जाके जो फैसला हुआ है उसमें जज साहब ये भी फरमाते हैं, रोनी इब्राहिम साहब, कि जो ये जो फैसला है इसको पाकिस्तान को तस्लीम करना होगा और वरना इसके जो बहुत ज्यादा जो असरात हैं, जो इम्प्लीकेशंस हैं वो पाकिस्तान के ऊपर आएंगी। क्या होगा? क्या ये हतमी फैसला है? हतमी फैसला पाकिस्तान बदल सकता है। पाकिस्तान इसके दायरा इख्तियार को चैलेंज कर चुका है लेकिन अब इस फैसले को चैलेंज करेगा। पाकिस्तान कितना बाउंड है कि वो इस फैसले के ऊपर अमल दरामद करे, इसका कितना नुकसान हो सकता है। हिंदुस्तान वाकई इस केस की बुनियाद पर जीत गया है। पीटीआई ने भी 7 सवाल छोड़ दिए हैं और उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत को यह कहा है कि आपने सही केस नहीं लड़ा, आपने सही वकील नहीं भेजा, आपने इसकी तैयारी सही नहीं की। और इसी तरह जो पीपल्स पार्टी की शहीद रहमान साहब है उन्होंने भी यही प्ली ली है कि पाकिस्तान ने एक ना तजुर्बाकार जो वकील है वो वहां पर हायर किया था। क्या हो सकता है इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ जनाब ज़ियाउद्दीन साहब हैं, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं और तज्जिया निगार हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। हमें जनरल अमजद शुएब साहब ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप पे, बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपकी तशरीफ आवरी का। हमें मोहतरमा आसमा जहांगीर साहिबा ज्वाइन कर रही हैं और सबसे पहले मैं जनाब फिरोग नसीम साहब के पास जाना चाहती हूँ जिनसे हमने बात की है इस मामले के ऊपर और कुछ सवाल उठाए हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम फिरोग नसीम साहब। जी मैं ख्याल है जी फिरोग नसीम साहब, मैं ये सवाल पहले करना चाह रही हूँ कि ये एतराज़ किया जा रहा है कि पाकिस्तान को जो ये मामला था ये आलमी अदालत इंसाफ में नहीं ले जाना चाहिए था। क्या पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन मौजूद था कि वो ये मामला अवॉइड कर सकता या वो लेके ही नहीं जा सकता या इस पर बहस ही ना करता? देखें, ऐसा है कि 3 तरह के जुरिस्डिक्शंस होते हैं जो इनिशियली ग्रांट किए जाते हैं किसी भी सालिस को, और ये मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। एक तो ये है कि एड हॉक बेसिस पे किसी एक केस के लिए दोनों स्टेट्स कहें कि फ़लाँ चीज़ पे सालसी जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कर दे। दूसरा ये है
कि कोई ट्रीटी ऐसी साइन हो और उस ट्रीटी के तहत दोनों पार्टीज़ ये कहें कि इस ट्रीटी के तहत जो भी डिस्प्यूट होगा तो वो आईसीजे उसका फैसला करेगी। और तीसरा ये है कि कंपलसरी जुरिस्डिक्शन जो है वो कंसीड कर दी जाए कि जी फला फला स्टेट जो है वो कंपलसरी जुरिस्डिक्शन कंसीड करती है आईसीजे को। अब यहाँ जो बात मुझे बड़ी अजीब सी लग रही है वो ये लग रही है कि ये 29 मार्च 2017 को एक डिक्लेरेशन दिया जाता है और उस डिक्लेरेशन में पाकिस्तान आईसीजे के कंपलसरी जुरिस्डिक्शन को कंसीड कर देता है। तो जब आप कंसीड कर देंगे तो फिर तो मुकदमा लड़ना ही है। तो ये कंसीड क्यों किया, ये बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। नहीं कंसीड करना चाहिए था। अच्छा, ये तो फिर मतलब आप जैसे जो मारूफ लॉयर हैं वो भी ये बात करें, लेकिन सर पाकिस्तान, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो टीम थी वुकला की वो भी तैयार नहीं थी और वो कहा जा सकता है कि वो टीम या पाकिस्तान खुद कह देता कि वियना कन्वेंशन के लिए इसे हम दस्तबरदार होते हैं और हम इसको विड्रॉ करते हैं। क्या ये ऑप्शन पाकिस्तान के पास मौजूद था और क्यों नहीं लिया गया इस तरह का ऑप्शन? वो ऐसा था कि जो कंपलसरी जुरिस्डिक्शन को जब पाकिस्तान ने कंसीड किया 29 मार्च 2017 को, एक तो वो नहीं करना चाहिए था और अगर आपने कर भी दिया था तो उसी डिक्लेरेशन की क्लॉज आई है, आखिरी क्लॉज है, उसमें ये लिखा है कि पाकिस्तान जब चाहे इस डिक्लेरेशन को टर्मिनेट कर सकती है। तो ये टर्मिनेट कर देना चाहिए था ये डिक्लेरेशन और ये कह देना चाहिए था कि हम इस सालसी या इस आईसीजे के जुरिस्डिक्शन में हम बिल्कुल ना फरीक होंगे ना हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब हो ये गया है कि अब ये फैसला जो है ये चढ़ गया है और ये फैसला आने के बाद इसके अपने रेपरकशंस हैं, तो ये टाइमली एक्ट करना चाहिए था। अच्छा, आपके नज़दीक क्या रेपरकशंस हैं इसके, क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? क्या अब जाहिर है कि जैसे आप कह रहे हैं पाकिस्तान तो ये मुकदमा हार गया है, क्या पाकिस्तान का कानून इसके ऊपर लागू हो सकेगा? जो फैसला हमने किया हुआ वो लागू रहेगा? वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान जो है हुक्म अदुली करता है आईसीजे की अब, तो आईसीजे का जो चीफ जस्टिस है वो लिखेगा सेक्रेटरी जनरल को यूनाइटेड नेशंस के, और वो यूनाइटेड नेशंस का जो सेक्रेटरी जनरल है वो हर तरह के ऑर्डर पास कर सकता है, रेजोल्यूशंस पास हो सकती हैं। इंडिया ये कहेगा पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस से निकाला जाए, पाकिस्तान रोग स्टेट है, ये वो। अच्छा, अब आप ये देखिए कि इंडिया ने आज तक कश्मीर का इशू आईसीजे में आने नहीं दिया। इसकी वजह यह है कि उसने कश्मीर के इशू पे कंपलसरी जुरिस्डिक्शन को कंसीड नहीं किया। तो आपको भी यही करना चाहिए था कि जो कंपलसरी जुरिस्डिक्शन था उसको कंसीड नहीं करना चाहिए था, और अगर आपने किया था तो विड्रॉ कर लेना चाहिए था फौरन। तो फिर आलमी अदालत इंसाफ के पास कितना इख्तियार है कि वो इस फैसले पर अमल दरामद करे? ये एक बुनियादी सवाल है, कितना इख्तियार उनके पास है? देखिए, ये तो होगा नहीं ना कि वो यूनाइटेड नेशंस की फ़ौजें भेज देंगे कुलभूषण यादव को बचाने के लिए, लेकिन वो ये ज़रूर कर सकते हैं कि अगर पाकिस्तान हुक्म अदुली अब करे तो वो सेक्रेटरी जनरल जो है यूनाइटेड नेशंस का उसको मरासला देगा चीफ जस्टिस आईसीजे का, और सेक्रेटरी जनरल जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल में कोई करारदाद आ सकती है, पाकिस्तान को निकालने की यूनाइटेड नेशन से बात की जा सकती है, सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमें उस तरफ जाना नहीं है। हमें तो अब करना ये है कि अब ये स्ट्रेटेजाइज ऐसे करना है कि हम किसी तरह इस मुकदमे से बाहर आ जाएं। हमने जो यानी जो कंसेंट दी हुई है कंपलसरी जुरिस्डिक्शन की, वो हम विड्रॉ कर लें, क्योंकि देखिए अभी तो इंटरिम ऑर्डर है। जगह जगह जज ने ये कहा है कि भाई फाइनल फैसला नहीं है, हम फला चीज़ डिटर्मिन नहीं कर रहे, ये भी नहीं डिटर्मिन कर रहे कि वो जासूस था, ये भी नहीं डिटर्मिन कर रहे कि मटेरियल था नहीं था, हम जुरिस्डिक्शन भी मटेरियल डिटर्मिन नहीं कर रहे। वो जुरिस्डिक्शन है लीगल जुरिस्डिक्शन, कंपलसरी जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें इस वक्त हैं, तो हमें ये देखना है कि क्या हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है कि हम लास्ट जो क्लॉज है 29 मार्च 2017 की डिक्लेरेशन की, ठीक, उसको हम इम्प्लीमेंट करें और टर्मिनेट कर दें अपना डिक्लेरेशन और निकल आए जो हमने कंपलसरी जुरिस्डिक्शन कंसीड किया है। ठीक। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है कि इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इससे फायदा उठा सकता है। आप एग्री करते हैं कि इसका असर उस पर, या पाकिस्तान उसका फायदा उठा सकता है इस केस का?
देखिए, हम यहाँ पर ना लीगल टेक्निकल इंसाफ की बात नहीं कर रहे। हो ये रहा है कि इंडिया की दुनिया जहाँ में लॉबी बेपनाह स्ट्रांग है। मिसाल के तौर पे कि अमेरिका का सदर बराक हुसैन ओबामा इंडिया आता है और इंडिया से कहता है उनके बिजनेसमैन से कि अमेरिका की जो इकॉनमी है उसको बेल आउट करें। तो इस किस्म की जब इंटरनेशनल रिलेशंस की जो बैलेंसेस हों, तो ये इस तरह की जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वगैरह है, ये इन लॉबिंग पे इसके फैसले होते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान क्या ये जो डे टू डे पाकिस्तानी बिजनेसमैन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन इनका होता है दुनिया जहां में, और दूसरी तरफ से अगर कोई इंडियन पार्टी आ जाए जिसके खिलाफ डिस्प्यूट हो, तो तमाम आर्बिट्रेटर्स, तमाम इंटरप्रिटेशंस इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशंस के, वो सारे के सारे इंडिया के लोगों के, इंडियन कंपनीज के फेवर में वो फैसले जाते हैं। और ये डे टू डे हम देख रहे हैं ये हो रहा है। तो मुसलमान को, स्पेशली पाकिस्तानियों को इन ऑर्गन्स से या इंस्टीट्यूशन से इंसाफ मिलने की बात तो मुझे फिलहाल तो नहीं रखती। राइट, बहुत शुक्रिया। और बड़ा सिक्लिकल आर्गुमेंट है, जब तक पाकिस्तान इतना मजबूत नहीं होगा। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। जा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, बड़ी डिटेल में उन्होंने बात की, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं कि अभी भी वक्त है कि पाकिस्तान इस मुकदमे से ही बाहर आ जाए, और इसको पाकिस्तान को इसको पहले ही विड्रॉ करना चाहिए था वियना कन्वेंशन से, यानी हमने केस लड़ा नहीं है सही से। नहीं, इसमें बहुत ही ब्रिलियंट लॉयर हैं फरूक नसीम साहब, उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो टेक्निकली सही बात है। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये कुछ बेल बिफोर अरेस्ट है। यानी कोर्ट ने ये नहीं डिसाइड किया कि आया वो हमने जो मिलिट्री कोर्ट ने फांसी की जो सजा दी वो सही है या नहीं है, इस पे कोई बात नहीं हुई। बात सिर्फ ये हुई है कि आप फांसी नहीं दे सकते, अभी स्टे ऑर्डर कर दिया। लेकिन हमने कभी अनाउंस ही नहीं किया था कि फांसी हम फलाने डेट को दे रहे हैं। हमने सिर्फ ये कहा था कि फांसी देंगे। ठीक, अगर हम डेट अनाउंस करते कि फलाने दिन हम दे रहे हैं और उस पर हमें स्टे ऑर्डर मिलता, तो वो मेरे जहन में होता कि हाँ हमारी डिफीट हुई है। अभी ऐसी कोई बात नहीं, हमने कोई डेट ही नहीं दी है। हाँ। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि भाई वो मुजरिम है या सिर्फ मुलजिम है, ये भी डिसाइड नहीं किया उन्होंने, सही ICJ ने। तो हमें नहीं चाहिए कि कोई ज्यादा इतना परेशान होने की, यानी इतनी परेशान होने की बात नहीं है। इस केस को लड़ा जा सकता है अभी। लेट द केस प्रोसीड। वरना इस वक्त अगर हम जाएंगे ना, हम वापस लौट जाएंगे तो हमारा केस और खराब हो जाएगा इन द आईज ऑफ द वर्ल्ड पब्लिक। बिल्कुल बिल्कुल, बेहतर ये कि हम वी कंटिन्यू विद ये बात। मैं इससे पहले कि जनरल साहब के पास आऊं, आसमा जहांगीर साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। आसमा जी, ये आप एग्री करती हैं कि हमें इस केस को भी इससे निकलना नहीं चाहिए? फिरोग नसीम साहब का कहना है कि इससे फौरन निकल आना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा पाकिस्तान के लिए खतरनाक साबित होगा या इसके बहुत असरात होंगे। आप एग्री करती हैं, और क्या आप ये भी एग्री करती हैं कि केस सही तरीके से लड़ा नहीं गया? देखिए, बात यह है कि निकलने का तो मैं समझती हूँ कि फिर आप इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपना पीठ मोड़ेंगे, तो ये तो मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान के लिए ये अच्छी बात है और पाकिस्तान के फायदे में ये बात है। मेरे सवालात ये हैं कि क्या हमारे हुक्मरानों को ये नहीं पता था कि काउंसलर एक्सेस आप नहीं डिनाई कर सकते? एक अलिफ बे का भी जो स्टूडेंट है इंटरनेशनल लॉ का, उसको भी ये बात पता है कि आप काउंसलर एक्सेस नहीं डिनाई कर सकते। तो पहली बात तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये पूरी मुल्क की बात है, ये पूरे मुल्क की अना की बात है, पूरे मुल्क की इमेज की बात है कि इन्होंने किससे मशवरा करके काउंसलर एक्सेस डिनाई किया। और ये सिर्फ हमारे मुल्क की बात नहीं है, उन कैदियों की भी बात है पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हुए। हमें अगर काउंसलर एक्सेस कोई डिनाई करे तो हमारे कैदियों का क्या हाल होगा? क्या हम जिनीवा कन्वेंशन से निकल के अलग थलग हो सकते हैं? तो मेरा ख्याल है कि ये जो है ना, इसको बजाय ईगो का मसला बनाने के, इसको बकायदा बैठ के बड़ी संजीदगी से सोचना चाहिए इनको। मैंने तो कल जब वो पूरे आर्गुमेंट्स पढ़े तो मैं बड़ी हैरान थी कि हमने ना तो अपना होमवर्क किया हुआ था, और मेरा ख्याल है कि हमने हमाकत की काउंसलर एक्सेस जो है ये सोच के कि हम नहीं दे सकते। अब हमें चाहिए कि हम बैठ के जो पूरी जजमेंट आए
क्योंकि अभी पूरी जजमेंट नहीं आई है पब्लिकली, सही, उसको देखा जाए। ये बात सही है कि अभी उन्होंने ये नहीं कहा, ना वो कह सकते हैं कि मिलिट्री कोर्ट का फैसला सही है या गलत है, वो ये कहेंगे नहीं। वो जिस चीज की तरफ जा रहे हैं वो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी इंटरनेशनल लॉ में कि आया अगर आप किसी को काउंसलर एक्सेस डिनाई करते हैं तो वो ड्यू प्रोसेस का डिनायल है या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर उस पे चले जाएंगे तो दुनिया के ह्यूमन राइट्स के जो लोग हैं वो तो इसको बहुत वेलकम करेंगे। बिल्कुल, मैं बिल्कुल आसमा जी, इस पे मैंने बाद में आपसे सवाल करना, मैं जनरल साहब को भी जरा कि किसका जनरल साहब फैसला हो सकता है, क्योंकि आज आप भी एक सेमिनार में थे जहां आर्मी चीफ ने ये कहा कि कलभूषण के लिए वकील भी मैं करूं और बहुत सारी और चीजें वो बात कर रहे थे उसके ऊपर। तो ये किसका फैसला था? ये मिलिट्री और गवर्नमेंट का मिलकर उन्होंने फैसला किया कि हमने इसको विड्रॉ नहीं करना, इसके ऊपर हमने लड़ना है, और वकील जो है वो भी मिल के फैसला हुआ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे खुद डायरेक्ट तो इसकी एक्सेस नहीं थी, पता नहीं है, लेकिन जो जिस गुफ्तगू का आप रेफरेंस दे रही हैं आज सेमिनार में, उससे तो लगता यही है कि इन्होंने मिल के फैसला किया ये। अब चीज़ ये है कि इसमें मैं समझता हूँ जहाँ मुझे गलती नज़र आती है वो ये है, पहली बात ये कि 4-5 दिन थे जब आपको नोटिस मिला, तो 4-5 दिन के अंदर अंदर हमारे लोग वहाँ पहुँचे। ये इतनी जल्दी की मुझे समझ नहीं लगी। आप नई तारीख मांग सकते थे कि इतना हमें वक्त थोड़ा मिला है, अभी हम अपनी टीम तैयार करेंगे, वकील वगैरह करेंगे, और आप कुछ लंबा वक्त लेके तो केसेस को तैयार करते। वहाँ 90 मिनट आपको मिले, आपने सिर्फ 50 मिनट केस लड़ा, अपना स्टेटमेंट्स दी, और उन 50 मिनट में भी आपने उसके वो कारनामे नहीं बयान किए जिनमें हज़ारों जानें गई और जितना कुछ यहाँ पाकिस्तान में बेगुनाह खून बहाया गया उसके नेटवर्क के थ्रू। अब उसमें जो लफ्ज़ वो यूज़ करते रहे हमारे वकील साहब, वो बार बार स्पाई का लफ्ज यूज करते रहे। वो स्पाई नहीं था, वो टेररिस्ट था, और वियना कन्वेंशन में टेररिस्ट के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। ये चीज हमें जहन में रखनी चाहिए। दूसरा था काउंसलर एक्सेस का मसला। आसमा बहन बेहतर जानती हैं, मुझे जो इंफॉर्मेशन है वो ये है, और मैंने देखा है, वो एग्रीमेंट है पाकिस्तान का इंडिया के साथ 2008 का। उस एग्रीमेंट में एक शिक नीचे आती है कि काउंसलर एक्सेस जो है, जहां नेशनल सिक्योरिटी का इशू होगा वहां आपकी डिस्क्रिशन है, आप मेरिट पे फैसला करें। दोनों मुल्क अगर वो चाहें, अगर वो समझें कि मुनासिब है तो काउंसलर एक्सेस दें, अगर वो समझें कि मुनासिब नहीं तो ना दें, क्योंकि ये दोनों एग्रीमेंट जो दो मुल्कों के दरमियान है, जब ये हो जाए तो ये वियना कन्वेंशन पीछे रह जाती हैं, फिर उनके ऊपर आपके ऊपर उसका वो एप्लीकेबल नहीं रहती उस लिहाज से। अच्छा, लेकिन दोनों मुल्कों के बीच में तो है ही नहीं ना, हमारे बीच में तो कोई ट्रीटी है ही नहीं ऐसी। यहाँ काउंसलर एक्सेस का वो किसी और कन्वेंशन के जरिए हिस्सा ले रहे हैं, उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, जबकि यहाँ दोनों मुल्कों के दरमियान एक एग्रीमेंट मौजूद है, और मैंने सुना नहीं कि उसका जिक्र वहां आया या नहीं आया। असल चीज ये है कि एक टेररिस्ट है, उसको टेररिस्ट के तौर पे क्या हमारे वकील ने वहां पेश किया? नहीं किया। क्या उसने जो नहीं किया ना सर, नहीं किया, दफाई मचाई उसने? थोड़ा सा अच्छा जी आसमा जी, इसमें थोड़ा सा जैसा सुनिएगा। हाँ जी, जहाँ तक जो बायलैटरल हमारा मुआहदा है उसका बकायदा बार बार जिक्र हुआ, नंबर 1। नंबर 2, जो भी वकील थे हमारे, उन्होंने ये कहा और ये बात की कि बहुत सारी जाने गई हैं, क्योंकि मैंने खुद ये पढ़ा है और खुद सुना है आईसीजे के जो कल जो उनका नेट चल रहा था, तो ये उन्होंने जरूर कहा। मगर मैं ये देखे ना, अब क्योंकि ये वकालत की एक टेक्निकल सी बात है, जो इंडियन वकील था उसने ये कहा कि हम इस बायलैटरल पे नहीं आए हैं, हम आए हैं इस बात पे कि जो जिनीवा कन्वेंशन की ऑप्शनल प्रोटोकॉल शिक नंबर 1 है, वो ये कहती है कि अगर जिनीवा कन्वेंशन के ऊपर दो मुल्कों का इंटरप्रिटेशन पे डिस्प्यूट हो जाए तो फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बताती है कि डिस्प्यूट सही है या गलत है। सही। वो उस पे जुरिस्डिक्शन ले ली उन्होंने। ठीक, देखे ना, वो पढ़े लिखे वकील थे, बड़े काबिल थे कोई वकील जिसने ये बकायदा ली, जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया। ये देखे, काउंसलर एक्सेस को नहीं मांगा उसने कहा ये काउंसलर एक्सेस चूंकि नहीं दी गई, सही, इसलिए सारा का सारा ट्रायल ही गलत है। सही, ये बहुत आगे ले गया उनको। बिल्कुल, ये तो उसने ह्यूमन राइट्स की बुनियाद के ऊपर इसको मांगा। आसमा जी, मैं आई एम सॉरी,
जी मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं कि आप ये कह रही है कि उसने ह्यूमन राइट्स की बुनियाद के ऊपर कहा कि आप एक्सेस नहीं रोक सकते, रसाई मुजरिम तक जो है वो आप नहीं रोक सकते, और हमने जो है वो इसके ऊपर बात ही नहीं की कि एक टेररिस्ट है जिसको हमने पकड़ा है और उसको हम अपने केस को लड़ नहीं सके उस तरह से। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद 7 सवालात पीटीआई ने पूछे हैं जिसपे आसमा जी का भी पॉइंट ऑफ व्यू लूंगी और जनरल साहब का भी और ज़िया साहब का भी, जिसमें वो कह रहे हैं कि जिंदाल और नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी मुलाकात के दौरान ये शायद कुछ तय हुआ था। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, मैं साथ रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ज़िया साहब, इससे पहले कि ये जो डिबेट सारी हो रही है, वकील ने ठीक नहीं लड़ा, जल्दी में फैसला हुआ वगैरह वगैरह वगैरह, अब जो हमारे पॉलिटिकल इससे फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, यानी पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन पार्टीज कह रही हैं, आप एग्री करते हैं कि मियां साहब की मुलाकात थी जिंदाल से तो इसलिए ये सारा कुछ हो गया? नहीं, मुलाकात हो या ना हो, अपोजिशन के पास एक राइट होता है कि उनके पास कि वो हुकूमत वक्त को बैकफुट पे डालें किसी भी इशू पे। अक्सर लोगों का ये भी ख्याल है कि शायद सिक्योरिटी इश्यूज पे ना करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं समझता कि अपोजिशन जो है वो होती है गवर्नमेंट इन वेटिंग। तो वो उनके पास राइट है कि वो मैंने कमजोरियां पकड़े हुकूमत की, जैसे कि आसमा ने कहा कि भाई ये काउंसलर एक्सेस तो देनी ही देनी थी, ये गलती हुई है। अगर ये आसमा साहब सही कह रही हैं कि उन्हें देनी ही देनी थी, नहीं दी, तो ये गलती हुई है, कमजोरी है हुकूमत की। इस पे यानी इनका राइट है कि वो बैकफुट पे डालें हुकूमत। बिल्कुल। अच्छा जनरल साहब, ये जो बात हम कर रहे हैं ना, जैसे हमने कहा कि मिलिट्री की तरफ से ये आता है कि जी कलभूषण भी हम करें, सैलाब भी हम करें, यानी सारे काम हमारे हैं, तो सर फैसले भी वहां पे हो रहे हैं। फैसले भी तो जाहिर है कि आपको लगता है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो इतनी बाइख्तियार है कि इसके ऊपर फैसले कर सकती है, तो ये अपोजिशन पार्टीज क्यों इसको बुनियाद बना रही? जी, मसला इख्तियारात का नहीं है। अभी आप देखिए कि मसलन हमारे फॉरेन मिनिस्टर नहीं हैं। आज अगर फॉरेन ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो, कोई गलती करें या कोई ऐसे इश्यूज हों जिन पे कि मुझे आपको शिकायत हो या कौम को शिकायत हो, तो वजीर आजम खुद अगर ना हो तो वो फॉरेन मिनिस्टर को ही पुट हिम ऑन द मैट, वो उसको वो जवाब तलबी उससे करेंगे। सही। आज वजीर आजम की जवाब तलबी कौन करेगा? रसाई नहीं है। लोग जो इनके अपने बुजुर्ग हैं वो बताते हैं कि कई महीने हमारी मीटिंग नहीं होती, तो वहां पे फैसला साजी के अपने इश्यूज भी बहुत सारे हैं। बाकी रही बात, आप जिंदल की बात करते हैं, मैं समझता हूँ ये एक साजिश है कि हमारा वजीर आजम है, अंडर ओथ है, वो अपने मुल्क के साथ रहना वहां पे है। मैं नहीं समझता कि वो इस तरह की कोई हरकत करेगा कि साजिश अपने मुल्क के खिलाफ करे। ये शर्मनाक बात, और मेरा ख्याल अपोजिशन को इस तरह की बात मैदान में नहीं लानी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ वजीर आजम के लिए भी जरूरी है कि ऐसी मीटिंग्स हों तो वो ट्रांसपेरेंट तरीके से करें। खास तौर पे जिंदल ऐसा आदमी है जो कि पाकिस्तान का दुश्मन, उसने ट्वीट्स इतनी बुरी लिखी हैं, और वो पाकिस्तान का दुश्मन लेकिन वजीर आजम का जाती दोस्त है। चुनाचे मुशर्रफ का भी था सर, ज्यादा जरूरी, मुशर्रफ उसके लिए और भी ज्यादा जरूरी था कि फॉरेन ऑफिस वगैरह का कोई आदमी मौजूद रहता और वो मीटिंग के अपने मिनट्स वगैरह रिकॉर्ड कर, ताकि रिकॉर्ड पे रहती चीजें। अगर आप इस तरह ट्रांसपेरेंट तरीके से ना करें ना, तो फिर उंगलियां उठती हैं, शकूक शुबात पैदा होते हैं, जो मैं समझता हूँ रियासत के लिए अच्छे नहीं है और जो कि पैदा हो चुके हैं। अच्छा बिल्कुल आसमा जी, जैसे जनरल साहब ने भी कहा, फेयर इनफ, वो कहते हैं कि जी ये शकूक शुबहात नहीं होने चाहिए। आपको ये सिविल मिलिट्री क्लैश, यानी ये छोटी सी एग्जांपल है, मैं इसको उसके ऊपर नहीं ले रही, ये उसका शाखसाना नजर आता है या पॉलिसीज का पार्लियामान और जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसके हाथ में ना होना नजर आता है? आपके नजदीक क्या है? देखिए, ना होना या ना होना, मैं क्योंकि इनसाइडर नहीं हूँ ना गवर्नमेंट की ना आर्मी की, मुझे नहीं पता, मगर बज़ाहिर तो लगता है कि ऑब्वियसली जो डिसीजन मेकिंग है वो या मिल के करते हैं या ओवरवेलमिंगली मिलिट्री करती है फॉरेन अफेयर्स में। और फॉरेन मिनिस्टर आपको पता है बेनजीर भुट्टो साहिबा के जमाने से फॉरेन मिनिस्टर भी जो लगता है वो भी वहां से क्लियर होके लगता है, मिलिट्री से क्लियर होते हैं। और हमारी जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, शी इज वेरी वेल वर्स्ड इन इंटरनेशनल लॉ, क्योंकि मैं जिनीवा में जब थी या वहां होती थी, एंड शी इज वेरी वेल वर्स्ड, शी नोज एवरीथिंग, एंड शी इज अ ट्रू पेट्रियट ऑफ पाकिस्तान की उन्होंने बड़ी तरीके से निकाला है चीजें, और उनको बड़ी मुश्किल में से निकाला है कई दफा। शी इज अ वेरी स्किल्ड वुमन, तो उनसे ही पूछ लेते। मगर ये वकील होने के नाते मैं आपको ये बताऊं कि लोग सुनना वो ही चाहते हैं जो वो समझते हैं।
और इनको चाहिए था कि ये ऐसे एक प्रोफेशनल लॉयर को लेते जो इनको सही, वहां बाहर का ही लेते बेशक, और जिसको वहां पे आईसीजे का एक्सपीरियंस है वो जरूरी था, मगर वो आपको बकायदा बताता कि जी आप ये काम इस तरह करें। अब भी जब आए जजमेंट तो मेरा ये ख्याल है दैट दे शुड टेक द बेस्ट लॉयर पॉसिबल फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, जो इनको बकायदा बताएगा कि जनाब ये काम करें, इसके इस तरह निकले, क्योंकि ये अना का मसला नहीं हमें बनाना चाहिए और हमें इसको गलत और तरीके से नहीं ले जाना चाहिए कि हम और मुश्किलात में पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बात है जनरल साहब के मतलब लोग भी हमारे मैं एक बात करना चाहूँ जी 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 जनरल साहब, एक बात करना चाहता हूँ। देखिए बात यह है कि जहां तक वकील का ताल्लुक है, मैंने चेक किया अभी और मेरी इत्तला के मुताबिक वो इंग्लैंड में भी बड़ा काम करने काफी मशहूर, क्वीन ऑफ इंग्लैंड के पैनल पे। ये इस लिहाज से तो शायद वो वकील बड़े अच्छे हों, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि 4-5 दिन का टाइम जो है वो मुनासिब नहीं है। वो तो यहाँ पाकिस्तान में भी ऐसी सिचुएशन होती है तो अक्सर हमारे वकला कोर्ट को जाके बताते हैं कि जी हम प्रिपेयर नहीं कर सके, टाइम बड़ा थोड़ा था, आप हमें टाइम दें। हाँ। तो यहाँ पे भी मैं समझता हूँ ये चीज की जा सकती थी कि आप, लेकिन सर वो तो अदालत ने डिनाई कर दिया ना, उन्होंने कहा कि आप उसको कहीं फांसी पे ना लगा दें इसलिए हम आपको वक्त नहीं दे सकते। ये उनको उन्होंने अलाउ ही नहीं किया। लेकिन ये तो उनको बताया जा सकता था ना कि उसका अपना लीगल प्रोसेस अभी पाकिस्तान में पूरा नहीं हुआ तो फांसी कैसे दे दी जाएगी। तो वो तो मेरा ख्याल है कि ये उनको क्लियर किया जा सकता था लेटर के जरिए ही और ये चीज बताई जा सकती थी और टाइम लेके तो फिर उसके बाद वेल प्रिपेयर्ड जाते। अच्छा तो अच्छा, ये आसमा साहब मैं एक क्विक ब्रेक ले लूं, मुझे क्विक ब्रेक का कहा जा रहा है, उसके बाद मैं आपसे ये जरूर पूछूंगी क्योंकि शेरी मजारी साहिबा का थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट आया वो मैं आपको सुनवाऊंगी, जहां साहब का भी कमेंट चाहिए उसके ऊपर, वो क्या कह रही है वो ब्रेक के बाद। लेकिन पाकिस्तान अब इसको आगे कैसे प्रोसीड करेगा इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ये जो 7 सवाल आए हैं पीटीआई की तरफ से ये काफ़ी दिलचस्प है, इसमें खैर बहुत जेन्युइन क्वेश्चंस भी हैं। मसलन जिसमें कहा गया है जैसा साहब के आपने एडहॉक जज क्यों ना मुकर्रर किया, फिर आपने दफ्तर खारजा ने ख़तो किताबत से पहले कानूनी मुशावरत क्यों ना की, वकील का इंतखाब क्यों किया जिसका कि बरतानवी सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा भी नहीं है। लेकिन एक सवाल जो है वो मैं, मेरे सारे जो पैनलिस्ट हैं वो ज़रूर मुझे जवाब दें। वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म जवाब दें कि उनकी हुकूमत ने कतर से ताल्लुक़ रखने वाले वकील यानी लंदन क्यूसी उसको इस मुकदमे के लिए क्यों मुंतखब किया, ये कतर से क्या ताल्लुक निकल आया? वो बताएं ना कि कतर से क्या ताल्लुक है। लंदन क्यूसी है, यूके का इंटरनेशनल लॉयर है, वो या तो वो कतरी है, अगर ये सही बात है कि कतर से कोई ताल्लुक है तो ये तो कतरी होगा, कतरी सिटीजन होगा या वहाँ रहता होगा। इससे कतर से क्या ताल्लुक है? ये मुझे लगता है कि मिसलीडिंग, किसी ने इनको मिसलीड किया है पीटीआई को। अच्छा, इन्हें मेरा जहाँ तक ख्याल है, वरना ये जो फातमी वाला जो केस हुआ उसमें भी मिसलीड हुए थे। एक तस्वीर कहीं से आ गई थी, उन्होंने कहा कि फोटोशॉप थी वो। हाँ। अच्छा, ये आसमा जी आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? ये जो लंदन क्यूसी के ऊपर उन्होंने कहा ये कतरी जो है ये कतर से ताल्लुक रखने वाले को क्यों मुंतखब किया? ये 7 सवालों में से एक सवाल है पीटीआई का और वजीर आजम जवाब दें इस पे। देखिए, जहाँ तक मैंने उसका देखा है सीवी, मैं उसको वकील को खुद तो नहीं जानती हूँ, मगर वो वाकई क्वींस काउंसिल है और उसने पहले भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस तरह के केसेस किए हुए हैं। और एक जो आप उसकी आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे ना तो एक केस का वो हवाला देता है और वो ये कहता है कि मैंने ये इस केस में मैं था। तो ये नहीं है कि उसको तजर्बा नहीं है केस का जरूर तजर्बा है, मगर देखिए आप वकील के ऊपर जो पूरा डालेंगे तो बात ये है कि आपने काउंसलर एक्सेस नहीं दिया। अब वकील क्या इंटरनेशनल लॉ चेंज कर दे? वहां पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने सारे जजेस हैं, उसमें एक चाइनीज भी है, उसमें एक जॉर्डेनियन भी है और ये यूनानिमस जजमेंट है। अब मैं अगर एक काम ऐसा करूं जो कि हमारे पीनल कोड में हो तो आप कहें कि भाई ये कानून जो है इसको बदल दो या इसके अंदर कोई सजा ना सुनाओ, तो वो तो वकील कितना ही आर्ग्यू करेगा। सही बात तो है। यही बात होनी तो यही थी। तो मैं नहीं कहती कि भाई कोई वकील का कसूर है या कुछ है, मगर जो अगर कोई वकील, और हो सकता है उन्होंने कहा हो, उसको पहले बताना चाहिए था इनको कि भाई आप जाने से पहले
काउंसलर एक्सेस दे दें, किस्सा खत्म करें इसको। सही सही सही, बिल्कुल। अच्छा जनरल साहब, फिर अब क्या करना चाहिए आपके ख्याल में? क्योंकि देखिए जो बार बार बात हो रही है ना इख्तियार की, कि भाई पॉलिटिकल गवर्नमेंट को, अब सवाल तो अपोजिशन हुकूमत से पूछेगी। हुकूमत कहती है कि जी हमने तो मिलके किया था, या हमने तो पिंडी से मशवरा के साथ ये किया है, तो जिम्मेदारी तो फिर रियासत की है ना। उस कैसे अपोजिशन को कैसे चुप कराएंगे आप सर? कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं, कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं हमारी। देखिए बात यह है कि वो तो मसला है कि फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, लेकिन बहरहाल हुकूमत की तरफ से किसी न किसी को तो पार्लियामेंट में जवाब देना चाहिए, और पार्लियामेंट में जवाब देने के लिए अगर उनको कोई किसी असिस्टेंस की जरूरत है फ्रॉम GSQ या आर्मी के किसी अदारे से, तो वो भी ब्रीफिंग वो ले सकते हैं। पार्लियामेंट शुड कॉल, पार्लियामेंट खुद असर्ट करे तो ये मसले शायद ना हो। अब दूसरी तरफ बात यह है कि जैसे अभी आसमा बहन कह रही थी, वकील का बिल्कुल उसके ऊपर 100% नहीं डाला जा सकता, लेकिन ये भी जरूरी है कि अब सारे एविडेंसेस जो हैं उनको तसल्ली से देखा जाए, तैयार किया जाए। और अब सबसे पहले तो हमें इंतजार करना होगा डिटेल केस का, डिटेल उसकी जजमेंट का, क्योंकि अभी जो इसमें है काउंसलर एक्सेस के लिए कंसिडर करने का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि काउंसलर एक्सेस जो है वो कंसिडर की जाए। इसी तरह जो स्टे दिया गया है अगर, तो वो इन एनी केस जैसे जयाउद्दीन साहब भी आपको बता रहे थे कि हम तो कोई एग्जीक्यूट कर ही नहीं रहे, तो उसका तो लीगल प्रोसेस ही अभी यहाँ पे हो सकता है कि 6 महीने साल यहाँ चलता रहे। और अगर हुकूमत उसमें मजीद ट्रांसपेरेंसी करने चाहे तो वो भी हो सकती है कि टेररिज्म का केस, चूंकि उसके ऊपर टेररिज्म के केसेस हैं, तो उसको उसी तरह जिस तरह हम दूसरे टेररिस्ट को यहाँ पे ट्रीट करते रहे, इसी तरह उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन का इख्तियार दे दिया जाए। सही, ये चीजें की जा सकती हैं, क्योंकि आपका टेररिज्म का जो एक्ट है वो आपको अलाउ कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं जो आपको इन चीजों पे अलाउ। अच्छा, ये आसमा जी से पूछ लेती हूं। जी जी, आप अपने ड्यू प्रोसेस को खासा इंप्रूव कर सकते हैं इंटरनेशनल लॉ की नजर में, बिल्कुल, क्योंकि हम पूरे मुल्क में वो चीज कर रहे हैं। हाँ। तो वो चीज अगर पूरे पाकिस्तान के लिए की जा सकती है तो इसके लिए भी की जा सकती है। अच्छा, बिल्कुल, ये सही है। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कानून इस पे इम्प्लीमेंट होता है और अभी भी होता है। आसमा जी, आप एग्री करती हैं कि हम बाउंड नहीं है, जबकि जज ये कह रहे हैं कि आप बाउंड है भाई, इस फांसी को आप नहीं कर सकते फिलहाल। काउंसलर एक्सेस अब अगर मिलेगी तो ये कैसे आगे चलेगा मामला, और किस हद तक हम बाउंड हैं इस मामले के ऊपर? देखिए जनरल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पहले जो हमारी डिटेल जजमेंट है उसके लिए हमें वेट करना चाहिए, ये जरूरी है। और नंबर 2, मैं ये समझती हूँ कि उसके बावजूद हमें इसको बड़ा सोच विचार के करना है, क्योंकि यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू का अख्तियार है मिलिट्री कोर्ट के उसके ऊपर, वो बड़ा नैरो है। और आप देखें कि इस केस में कितना इंटरेस्ट लोगों ने लिया होगा, मैं अभी देखा नहीं है मगर लाजमी है कि लिया होगा, क्योंकि ये एक नया एवेन्यू खुला है लोगों की राइट्स के लिए। तो जिन लोगों के बेशुमार इधर से उधर जो कैदी होंगे, वो तो इसको बड़ी क्लियरली और बड़ी इंटरेस्ट से देख रहे होंगे, और एक नया क्रिएटिव उन्होंने अपनी जुरिस्डिक्शन बनाई है। तो मैं समझती हूँ कि इसको बड़ी विजडम के साथ करना चाहिए और इनको बाकायदा वकीलों की बात सुननी चाहिए। देखिए बहुत सारे ऐसे मौकल होते हैं हमारे पास भी आते हैं जो वही बात सुनना चाहते हैं जो वो चाहते हैं। एग्जैक्टली, ऐसा होता नहीं, बिल्कुल लॉ कुछ और होता है। सही बात है, नहीं ये बात तो बिल्कुल आसमा जी ठीक कह रही है। और जो जनरल साहब भी कह रहे हैं कि अब आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने के लिए सर क्या होगा? इसमें एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए जी जी, क्योंकि इसने डिक्लेयर किया कि मैं एक सर्विंग नेवल ऑफिसर हूँ, और ये मिलिट्री एक्ट जो है वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट उस पर अप्लाई तभी हुआ, और जितने भी सर्विंग ऑफिसर्स पाकिस्तान आर्मी के हों या बाहर किसी और आर्मी के हों, उनके साथ ट्रीटमेंट यही होता है कि उनका कोर्ट मार्शल किया जाता है। वो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है जो यहाँ पे अप्लाई होता है। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, इसीलिए काउंसलर एक्सेस के लिए लोग इंसिस्ट करते हैं, क्योंकि वो तो अब हमारा कहना है ना कि उसने ये कहा जब वो कस्टडी में है, और जरूर सही भी होगा, मगर काउंसलर एक्सेस जब हो जाए तो वो बंदा जो होता है वो फिर एक फ्रीडम से बात कर सकता है। दैट इज वाई लॉ के अंदर काउंसलर एक्सेस ये लोगों ने 2 वॉर्स के बाद रखा। तो अब हम चाहे जो मर्जी कहते रहे, वो कहेंगे जी पता नहीं उसने कहा या नहीं कहा, वो तो आपकी कस्टडी में है, सही, जो आप उससे करवा लें। तो ये चीजें जो होती हैं ये बड़ी इसके अंदर मिसगिविंग हो जाती हैं जब काउंसलर एक्सेस डिनाई। बिल्कुल। अच्छा, ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। जब भी कोई इस तरह की स्टेटमेंट हो तो बाद में इंडिविजुअल्स कहते हैं कि जी हमें अंडर क्वेश्चन या हमें
प्रेशराइज करके ये ऐसा स्टेटमेंट निकलवा लिया गया, लिहाजा हम इसको वो डिनाई कर देते हैं। बिल्कुल, इसके केस में पूरा नेटवर्क है जो पकड़ा हुआ है, और वो लोग जो इसके साथ तावन करते रहे, जिनके जरिए ये एग्जीक्यूट करवाता रहा, वो भी मौजूद हैं। सर बिल्कुल, वो मसला तो ये कि सर केस जो है ना वो हमेशा वोकल आता है। सब कुछ है जी हमारे पास जी, तो काउंसलर एक्सेस दे दो। हाँ बिल्कुल, हमें हमारे पास सारी एविडेंस है। वो आपकी बात दुरुस्त है, तो काउंसलर एक्सेस देने में क्या परेशानी है? इस देखें, ये चीज भी आपकी बात दुरुस्त है कि दे दें, लेकिन जब आपने एक रखा कि आपका एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है, उसमें आपने रखा कि जी मेरिट पे ये डिसीजन होगा, तो आप बाउंड नहीं है। अब ये एक अलग इंटरप्रिटेशन है जो आसमा बहन बता रही हैं कि जी उसने, उनके वकील ने ये कहा कि जी ये जो वियना कन्वेंशन के तहत दिया हुआ है वो इन्होंने गलत इंटरप्रेट किया, लिहाजा ऐसे हुआ। ये अब एक वकीलों